नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री सीएम योगी कल इटावा दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर डीएम श्रुति सिंह ने सैफई पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस, एथलेटिक्स स्टेडियम, मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ के दौरे लगातार उत्तर प्रदेश के हर जिलों में लगातार लगे रह रहे हैं, जिसको लेकर आज इटावा में भी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम है। इस समय मैं इटावा के सैफई के इंडोर स्टेडियम में हूं, एथलेटिक्स स्टेडियम में, जहां पर हेलीपैड बनाया जाना है और मुख्यमंत्री का प्रोग्राम जो कल का है सैफई का, उसको लेकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जिले के सारे आला अधिकारी हैं, जिले की एसएसपी और डीएम दोनों हैं। श्रुति सिंह से मैं जानता हूँ कि किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है। मैडम, किस तरह का प्रोग्राम है कल मुख्यमंत्री का, क्या क्या चीजें की जा रही हैं? कोविड की तैयारी की समीक्षा बैठक है। सैफई संस्थान विजिट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसके बाद अधिकारियों और सैफई संस्थान के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ बैठक करेंगे। अच्छा, और कुछ गांव का भी जानने की जानकारी मिल रही थी, किसी गांव का निरीक्षण करने का भी है? अभी ऐसा तो जानकारी में क्लियर नहीं है, तो लेकिन इस संस्थान की विजिट और अधिकारियों के साथ बैठक का कार्यक्रम आया हुआ है। तो प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने क्या क्या तैयारियां की हैं, कुछ थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। तैयारियां संस्थान में मीटिंग होनी है, उसकी तैयारी हो रही है, और यहाँ पर स्टेडियम है, यहाँ पे हेलीपैड बन रहा है, और बाकी तैयारियां हो रही हैं। तो ये जिलाधिकारी श्रुति सिंह हैं, जिनका कहना है कि जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जहां एक तरफ हेलीपैड पर का निरीक्षण करने आई हैं जिलाधिकारी, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री की मीटिंग्स हैं उसके बाद निरीक्षण करने का कार्यक्रम है, और इस तरह का मुख्यमंत्री का इटावा का प्रोग्राम कल का लगाया गया है। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। लखनऊ में कोरोना के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राजधानी में शुरू हुई है मोबाइल टेस्टिंग वैन। जिला अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 22 मोबाइल टेस्टिंग वैन आज से राजधानी में दौड़ेगी। आपको बता दें, सरकार की कोशिश हर घर हर व्यक्ति की जांच हो। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, 22 मोबाइल टेस्टिंग वैन आज से राजधानी की सड़कों पर दौड़ेंगे, जिसके जरिए सरकार की कोशिश है कि हर घर में हर व्यक्ति की टेस्टिंग की जाए, ताकि कोरोना के जो मामले हैं उस पर अंकुश लगाया जाए। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। अब राजधानी में मोबाइल टेस्टिंग वैन होगी, जिसके जरिए हर व्यक्ति की टेस्टिंग की जाए, यही सरकार का लक्ष्य होगा। आपको बता दें, आज वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। सरकार ने कहा कि इसके जरिए हमारा यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति की जांच की जाए, ताकि कोई भी इस गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए खुद को असहाय महसूस न करे, सबकी टेस्टिंग वक्त पर हो सके। राजधानी लखनऊ से कोविड-19 टेस्टिंग वैन की शुरुआत कर दी गई। आपको बता दें कि लखनऊ के जो ऐशबाग में सीएससी है, वहाँ कोविड सेंटर से शुरुआत की गई। यहाँ से 11 गाड़ियों को भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि डीएम अभिषेक प्रकाश ने इसकी शुरुआत की है, हरी झंडी देकर इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें कि ये रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों पर जाके जाँच करेगी सब, और कोविड सेंटर से जो भी निर्देश मिलेंगे, जो भी लोग करेंगे, वहाँ पर जाके ये घरों घरों में जाकर टेस्टिंग करेगी, जिसके कि आज मोबाइल टेस्टिंग वैन की हरी झंडी दिखाकर डीएम अभिषेक प्रकाश ने शुरुआत की है। लखनऊ से पंकज मंडल, इंडिया न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, सबसे पहले बताएं कि कितनी वैन को रवाना किया गया है, और ये वैन कहां-कहां पहुंचेगी, किन लोगों की जांच की जाएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए और सुविधा देने के लिए डीएम अभिषेक प्रकाश ने लगभग 15 मोबाइल टेस्टिंग वैन की शुरुआत की है, जिसको हरी झंडी दिखाया गया है ऐशबाग के कोविड कमांड सेंटर से। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में जितने भी कोविड सेंटर है, वहां से तमाम गाड़ियां जो टेस्टिंग के लिए लोगों के घरों घरों तक जाती थी, अब उसमें बढ़ाकर 15 की संख्या और बढ़ा दी गई। आपको बता दें कि कोविड कमांड सेंटर से जो भी निर्देश मिलेंगे, निर्देश के अनुसार घरों में जाकर ये टेस्टिंग करेगी, और किसी भी टाइम ये टेस्टिंग करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि मुख्य जगह जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप के सहित तमाम जगहों पर ये एक मोबाइल टेस्टिंग वैन से टेस्ट की जाएगी, जिससे कि तेजी से टेस्टिंग हो सके और कामों में तेजी आ सके, लोगों को सुविधा मिल सके, जिसको लेकर अभिषेक प्रकाश ने लखनऊ में ये मोबाइल टेस्टिंग की शुरुआत की है। जी पंकज, इसके अलावा लोगों को कितनी राहत मिलेगी लोगों को, और इसके अलावा ये जगह कैसे चिन्हित करेंगे कि कहां पर जाना है?
बिल्कुल आपको बता दें कि जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसी हेल्पलाइन नंबर के अनुसार जब लोगों को फोन कॉल अटेंड की जाएगी उसी के हिसाब से निर्देश जिला कोविड कमांड सेंटर से दिया जाएगा और उसके बाद मोबाइल टेस्टिंग के लिए घर पहुंचेंगे लोग और घर जाकर उनका टेस्ट करेंगे, उनका सैंपल लेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग टेस्टिंग के लिए जहां हॉस्पिटलों में और सीएससी तक जाना पड़ता था, अब वहां तक भी जाने की आवश्यकता नहीं। अगर इमरजेंसी है तो आप कमांड सेंटर को फोन करेंगे, फिर वहां से निर्देश मिलेगा और एक घंटे के अंदर आपकी टेस्टिंग की जाएगी। जी ठीक पंकज, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लखनऊ में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना एक्सक्लूसिव फ्लाइंग फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर उन्होंने बातचीत की। तीसरी लहर को लेकर क्या है सरकार की तैयारियां, ब्लैक फंगस को लेकर क्या कर रही है सरकार, इन सभी सवालों के जवाब दिए। फंगस ने आखिरकार कोहराम मचा रखा है और लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश से अधिक बात करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, देश के कई राज्यों ने इसको महामारी घोषित किया है, उत्तर प्रदेश का क्या प्लान है ब्लैक फंगस को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो ब्लैक फंगस के केसेस आए हैं उनमें ये देखने को मिला है कि जो लोग किसी न किसी रूप में शुगर के पेशेंट थे या ब्लड शुगर से प्रभावित थे, उन लोगों को इस प्रकार की सिम्टम्स देखने को मिले। और अभी तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग शुगर के पेशेंट हैं और उन लोगों को कोरोना से संक्रमित होना पड़ा या हुए, तो उन लोगों ने जो स्टेरॉइड की मात्रा ली उससे किसी न किसी रूप में इस बीमारी का जन्म हुआ है। तो मेरा सबसे पहला खास तौर से लोगों को इस बात की सलाह है कि जिस प्रकार से जो सिम्टम देखने को मिले हैं कि नाक से खून आना, नाक बंद हो जाना, सिर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, तो जिस प्रकार से कोरोना के संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद भी इस प्रकार के जो सिम्टम मिले हैं उनको तत्काल अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद ही वो इस संबंध में आगे की अपनी चिकित्सा करवाएं। सर, आपकी तरफ से बिल्कुल एडवाइजरी जारी है। बड़ा सवाल इसी बात का है कि आखिरकार कितने मेडिकल कॉलेज हाई अलर्ट पे रखे गए हैं और दवा को लेकर कितनी जल्दी, चूँकि आपने पर्याप्त मात्रा में आर्डर भी दिए हैं, कब तक ये उपलब्ध हो जाएंगे? देखिए, हर चीज़ के लिए सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और जहाँ जहाँ इस प्रकार के केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं वो लोग पूरी तरीके से इसके चिकित्सा के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और दवा की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। इसमें एक पेशेंट को कम से कम 5-6 इंजेक्शन रोज़ लगते हैं और 50 से 60 इंजेक्शन्स की व्यवस्था अभी तक बताई गई है कि उनको आवश्यक है। तो जितने भी पेशेंट हैं उन लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। पूरी सरकार पूरी तरीके से सचेत है और हर प्रकार से आज हम विशेष रूप से एक डॉक्टर धीमन की अध्यक्षता में जो थिंक टैंक बना है उसी में से एक विशेष ग्रुप ब्लैक फंगस के लिए हम ये तैयार करेंगे कि वो लोग इसके ऊपर पूरी तरीके से रिसर्च करके इसके उपचार के संबंध में और इसके सिम्टम के संबंध में और इस प्रकार की बीमारी किन किन लोगों को कैसे कैसे आइडेंटिफाई हो सकती है उसमें पूरा ए से लेकर जेड तक उनका ये कार्यक्षेत्र निर्धारित करेंगे कि वो लोग इसके ऊपर रिसर्च करके हमको जल्दी से जल्दी हमको इसमें अपनी रिपोर्ट सौंपें ताकि इस संबंध में हम प्रभावी तरीके से और कार्रवाई कर सकें। लखनऊ में 133 मरीज आ गए हैं अभी तक और उसमें 13 की मौत हो गई है। चिंताजनक हालात हैं। इसके लिए कोई आपने विशेष दौरा किया हो या आगे का प्लान क्या है, किस प्रकार से निपटेंगे इस बीमारी से? मैं आज जा रहा हूँ पीजीआई, अभी जा रहा हूँ। मेरा अभी पीजीआई का दौरा है, मुझे 12 बजे पीजीआई पहुँचना है। जी, क्या संदेश कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल आपसे यही है कि इस महामारी से प्रदेशवासियों को किस प्रकार राहत मिलेगी और क्या बड़े अस्पताल तय किए गए इसके उपचार के लिए? मुख्यमंत्री ने कल भी कहा है कि इसको कंट्रोल रूम बनाया जाए, लेकिन अभी कंट्रोल रूम बनता दिख नहीं रहा कहीं। जितने भी हमारे कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं उनमें फ़िलहाल ये काम चल रहा है और हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं ख़ास तौर से सभी लोगों के साथ कल CMOs, सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी सबको बैठाकर कल शाम को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को ये संदेश दिया
उसमें सारे सीएमओज भी थे और डॉक्टर धीवन अभी तक जो हमारे थिंक टैंक के अध्यक्ष हैं, उन लोगों को खास तौर से ये उन्होंने जितनी भी जानकारी थी अभी तक वो जानकारी उन्होंने उन सभी लोगों को दी। पूरे प्रदेश के सामने ये जानकारी रखी कि किन किन परिस्थिति में ये बीमारी है और क्या क्या इसके लिए किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश से चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना जी, जो कि ब्लैक फंगस को लेके दौरे कर रहे हैं और अभी इंडिया न्यूज़ से उन्होंने साझा किया कि आखिर SGPGI भी हम जा रहे हैं, वहाँ पे मरीजों का हालचाल जानेंगे। तो प्रदेश के जो हालात हैं उनसे निपटने के लिए बड़े पैमाने पे मुख्यमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं और चिकित्सा शिक्षा मंत्री की बात करें तो वो भी निगरानी बनाए हुए हैं और जल्द आश्वासन दिया है कि आखिरकार इस ब्लैक फंगस से जंग जीती जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। उत्तर लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र के सांसद कौशल किशोर ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोविड-19 को लेकर कई पत्र जनता की समस्या को लेकर लिखे, जिसको लेकर सांसद कौशल किशोर से खास बातचीत की इंडिया न्यूज के संवाददाता रामचरण ने। इस तरीके से भारत में इस समय कोरोना काल की महामारी पनपी हुई है, उसी महामारी को लेकर हमारे जो कौशल किशोर सांसद हैं, मोहनलालगंज के सांसद हैं, इन्होंने कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेटर लिखा है कि जनता की सुविधा के लिए देखते हैं कितने लेटरों पे कार्रवाई की गई। सांसद जी, आपने काफ़ी लेटर लिखा है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जनता को लेकर, महामारी को लेकर, उन लेटरों पे कितने पे कार्रवाई की गई है अब तक? सभी पत्रों पे कार्रवाई हुई। खुद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमसे व्यक्तिगत तौर पर कहा था फ़ोन करके कि किसी की कोई प्रॉब्लम्स हो तो निश्चित तरीके से हमको बताना, हमारे संज्ञान में लाना, हम उस समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए चाहे वो ऑक्सीजन गैस का प्रॉब्लम्स हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में जो बेड खाली पड़े थे उनकी हो, ये जो भी चीज़ें थी मैंने उनको अवगत कराया पत्र के माध्यम से। बैंक कर्मियों के मैटर थे उसको मैंने अवगत कराया, स्कूलों में बच्चों को क्लासेस लेने के लिए अवगत कराया और इसी संबंध में हमने पत्र लिखे भी, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया और सरकार ने उन सब चीज़ों को निश्चित तरीके से शुरू किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 300 ऑक्सीजन गैस के प्लांट लगवा रहे हैं, जिन पर काम शुरू हो गया है। गाजियाबाद में बीती 9 मई को मानसरोवर भवन में आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत की थी, जहां पर काफी अच्छे तरीके से मरीजों का इलाज हो रहा था। जहां पर आइसोलेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कैलाश मानसरोवर भवन में भी बहुत से कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने का काम लगातार जारी है। ये मानसरोवर भवन गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में है, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। आपको ये बता दें कि 9 मई को इसकी औपचारिक शुरुआत की गई थी, जब यहाँ पर एक NGO और इसके अलावा RSS ने ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था की थी। वो समय काफी क्रूशल था क्योंकि उस समय बहुत से मरीजों के परिजन उन्हें यहाँ वहाँ अस्पतालों में एडमिशन कराने के लिए भटक रहे थे। तो ऐसे में जब यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई तो ये बहुत ज़्यादा जीवन रक्षक साबित हुआ। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जीवन रक्षक ये साबित हुआ क्योंकि यहाँ पर मरीजों को आसानी से एडमिशन मिल पाया। और आप देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, वैक्सीनेशन की भी यहाँ पर व्यवस्था है। और आपको बता दें कि अंदर जो बेड्स हैं उनको 2 सेक्शन में लगाया गया है। एक जगह पर 144 बेड्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है। इसके अलावा दूसरे सेक्शन में करीब 50 बेड्स की व्यवस्था है। और खासकर दिल्ली और गाजियाबाद के पौष इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशाम्बी जैसे इलाकों में जो मरीज हैं उनके लिए ये एक वरदान की तरह साबित हुआ और मरीजों को यहाँ लाया गया और उन्हें उपचार भी दिया गया। किसी बड़े प्राइवेट अस्पताल की तरह यहाँ पर तमाम जो इंतजाम किए गए हैं। शुरू में ही मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत जो है पिछले साल की गई थी कैलाश मानसरोवर भवन की। और यहाँ पर जो मानसरोवर जाने वाले यात्री हैं उनके ठहरने की व्यवस्था की जाती है। लेकिन इस बीच ये मांग भी उठ रही थी कि इसे आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया जाए कोरोना काल के दौरान। तो 9 मई को वो सब किया गया। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे और NGO और RSS के मदद से ये जो है वो मुमकिन हो पाया। तो कुल मिलाकर एक बड़ी अच्छी पहल जो है वो सरकार की तरफ से की गई, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर यहाँ पर की गई। तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर देखरेख में मरीजों की लगे हुए हैं। इस समय भी अस्पताल में कई जो मरीज हैं वो एडमिट हैं और सीधे एंट्री है, मरीज सीधे आए और उनके परिजन उन्हें लेकर आए और सीधी जो यहाँ पर
एडमिशन की प्रक्रिया है वो होगी, दवाइयों की व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर कोरोना काल के दौरान मरीजों के लिए की गई है। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। अंबेडकर नगर में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लाठी डंडे चले, कई को गंभीर चोटें भी आई। मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर कार्रवाई की। मालीपुर थाना क्षेत्र के जफरपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दो लोगों के बीच जमकर विवाद हुआ और जमीन को लेकर ये विवाद बढ़ा, जिसके बाद दोनों के बीच खूब लाठी डंडे चले। और अमेठी में शादी में बुलेट बाइक मांगना दूल्हे को महंगा पड़ गया। लड़की पक्ष ने दूल्हे और उसके पिता को बंधक बनाकर खूब पीटा। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। लड़की पक्ष की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जायज कोतवाली के केसरिया सलीमपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर दूल्हे सहित उसके पिता को लड़की पक्ष ने बंधक बनाया और खूब पीटा। ये वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लड़की पक्ष का कहना है कि सब दूल्हे ने शादी के वक्त बुलेट बाइक मांगी थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ। तो अमेठी की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर लड़की पक्ष ने दूल्हे और उसके पिता को बंधक बनाकर खूब पीटा। शादी के वक्त लड़के ने बुलेट बाइक मांगी थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हुआ। पीलीभीत में बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जिले की नवीन मंडियों में गेहूं भीगने से किसानों और सरकार का काफी नुकसान हुआ। इसका जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी पुलकित खरे पुरनपुर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सेंटर इंचार्जों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने कहा कि फसल को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम के निर्देश दिए गए थे, उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आज पूरनपुर मंडी में भी आके इस बात का जायजा लिया गया, क्योंकि पिछले 2 दिन से बरसात हो रही थी कि हमारे किसान भाइयों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो किसान यहाँ पे है अपना गेहूं ले आया है और वो सेंटर इंचार्ज की लापरवाही की वजह से गीला होता है या ख़राब होता है, तो पूरी तरह से सेंटर इंचार्ज उसके लिए जवाबदेह होंगे है। उनके ऊपर उन्हीं से वो वसूली करा के किसान भाइयों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये चीज़ न केवल पूरनपुर मंडी में बल्कि पीलीभीत और बीसलपुर मंडी में भी दिखाई जा रही है। आज तीनों मंडियों में सभी एसडीएम से लगातार ये देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में किसी किसान भाई का बारिश की वजह से नुकसान तो नहीं हुआ है, गेहूं जो पड़ा है, क्योंकि ये पहले से निर्देश विभाग को दिए गए थे कि तिरपाल की व्यवस्था रखें। पीएम मोदी ने कोरोना संकट के मद्देनजर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से बातचीत की। डॉक्टरों से बात करते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड के खिलाफ जारी इस लड़ाई में हमने कई अपनों को खो दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का धन्यवाद देता हूं। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने जो काम किया वो सराहनीय है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीन लिया। मैं उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है। मरीजों को ज्यादा दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ रहा है। इससे हमारे स्वास्थ्य सिस्टम पर भी दबाव पड़ा है। हमारे काशीवासियों ने और यहाँ काम कर रहे हर एक जन ने वाकई इस कथन को सार्थक सिद्ध किया है। आप सभी ने शिव की कल्याण भावना से ही काम करते हुए जन जन की सेवा की है। मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम
और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। आपकी इस तपस्या से बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। साथियों, इस मुश्किल दौर में बनारस की सेवा में लगे हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने भी, हमारे सुरक्षा बलों ने भी लगातार काम किया है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए अब हमारी सारी व्यवस्थाएं, जहां बीमार वहीं उपचार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।